सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड विजय है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। चैप्टर 10 आप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का और इसका ये पार्ट 3 है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। हमने अभी तक काफी कुछ चैप्टर से रिलेटेड काफी कुछ चीजें पढ़ ली है और अब हम क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं सो दैट इज वाई अभी हम आगे की सीरीज अब देखने जा रहे हैं कि आगे और क्या चीजें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप जुड़े हुए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमने लैंड बेस जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हमने देखा था, स्पेशली रेलवेज के बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी। अब लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट में जो आपका क्या कहते हैं रेलवेज होता है उसके बारे में हमने काफी कुछ स्टडी करने की कोशिश करी थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में यानी कि जल परिवहन के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से कई हजार साल पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे भी देख ली थी। एट प्रेजेंट टाइम इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, कैसा हो रहा है, इसको क्या क्या दिक्कतें होती है, ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट की हमें कितनी जरूरत पड़ती है, सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट विद दिस। अभी हम क्योंकि हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ लिया था, पहले हमने नहीं पढ़ा था, सॉरी, आपने 10th क्लास के अंदर काफी कुछ पढ़ने की कोशिश करी होगी इसके रिगार्डिंग में। अभी हम जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता है। सस्ता क्यों है? मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका रेलवेज वाला, उसमें आप बल्की और हैवी गुड्स लेके नहीं जा सकते हो। जितना एक ट्रेन के डिब्बे में होता है ये जितना पूरी ट्रेन के अंदर क्या कहते हैं हम देखते हैं जितना भी कंटेनर में जो भी कुछ भर सकते हैं मैक्सिमम, उससे कई ज्यादा देखेंगे तो कई ज्यादा क्या कहते हैं हम जहाज के ऊपर ले जा सकते हैं और वो वाटर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ही हो सकता है, बाकी कहीं और नहीं हो सकता है। इसलिए भारी और बड़े सामान के लिए काफी उपयोगी है ये। इसमें कोई घर्षण की जरूरत नहीं होती। जैसे कि रोड चल रहा है ना, रोड पे जब टायर क्या कहते हैं चल रहा होता है तो टायर चलने की वजह से उसमें घर्षण पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं किसी प्रकार के घर्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पे रोड के मेंटेनेंस की कॉस्ट आ जाती है। जो व्हीकल उसमें चल रहा है उसके टायर्स की मेंटेनेंस सबकी कॉस्ट आ जाती है। बट वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऐसा कोई नहीं, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं होता है। लीस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट जहाजों से चलता है उसमें लीस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल का होता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो पेट्रोल डालने के बाद आपको ब्रेक मारनी पड़ता है, सीएनजी डालने के बाद आपको ब्रेक मारना पड़ता है। जैसे क्लच की वजह से हमें काफी कुछ देखने को मिलता है कि पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, लेकिन इसमें हमें क्या कहते हैं जो कंजम्पशन होता है फ्यूल का वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई ब्रेक मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आगे कोई ट्रैफिक थोड़ा है ना, इसीलिए अब है ना। और यहाँ पे नो रोड क्या कहते हैं रूट कंस्ट्रक्शन, यानी कि रोड बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। रोड बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चलाते चलाते हो, नेविगेशन सही होना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ शिप्स कैन बी ट्रैवल। अब शिप पानी के अंदर कितने प्रकार के शिप चल सकती है, हैवी, छोटी, छोटे बोट्स, कैसे भी चल सकते हैं। तो ये है पूरा इसका हिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज का मतलब ये होता है कि किसी एक राज्य के अंदर के इलाकों के अंदर ओशन को पार ना करना, ओशन को पार ना करके सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर इनलैंड में रहना, यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग बोलते हैं। सिर्फ अंतर्देशीय जलमार्ग के अंदर ये होता है कि सिर्फ वाटर जो होता है किसी देश के अंदर ही इलाकों में चलता है, हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। अब इसमें क्या क्या चल सकता है, स्टीमर चल सकता है, बोट चल सकता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार है, भारत के अंदर दिल्ली यमुना जो है एक नदी है, या मैं कह दूं कि कोई क्या कहते हैं ये गंगा नदी है, वहां पे हम पानी के बोर्ड के थ्रू या स्टीमर्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान को ला और ले जा सकते हैं। रिवर आर ओनली मींस ऑफ डेंस जंगल, ये ज्यादातर वहीं पे इस्तेमाल करे जाते हैं जहां पर हम रोड को नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए हम वहां पे जैसे थाईलैंड है, उसके बाद हमारी कोस्टल लाइन की बहुत सारी जगहें हैं, वहां पे रोड नहीं पहुंच सकते हैं, और रोड ना पहुंचने की वजह से डेंस जंगलों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अमेज़न के इलाकों में तो बहुत सारे हमें इनलैंड वाटरवेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इधर बहुत है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी डन थ्रू द रिवर्स, ये बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर अगर हम डोमेस्टिकली नाव के थ्रू अगर सामान को लेके जा रहे हैं तो हम सामान को पहुंचा सकते हैं, और अदरवाइज हम बाहर से भी कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो फिर मुंबई, विशाखापट्टनम, केरला, कोची है ना, मद्रास, इधर के कोस्टल लाइन पे भी सामान को लाया और ले जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें
तो ये डिपेंड करता है 2-3-4 चीजों पे। सबसे पहले नेविगेशन पे, उसके बाद वाटर फ्लो के ऊपर, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। यानी कि अब यहाँ पे अगर हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नेविगेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हम दूर दूर तक देख सके कि आगे कोई बोट तो नहीं है, आगे कोई शिप तो नहीं है। वाटर फ्लो, मतलब वाटर फ्लो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है उसके अंदर, वो नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वर्कर जो ट्रांसपोर्ट को चला रहा है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब बड़े शिप की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि बहुत अच्छी उम्दा तकनीक हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम और ज्यादा चीजों को, बल्कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कंपटीशन विद अदर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको दूसरे और ट्रांसपोर्टेशन से कंपटीशन करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर हम मान लीजिए कि मुंबई से लंदन की तरफ कोई सामान भेजना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली हवाई जहाज अगर कोई लैंड होता है तो एयरपोर्ट में हवाई जहाज के कंपैरिजन में हैवी गुड्स जो होता है वो हवाई जहाज के अंदर हम ज्यादा मात्रा के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन बड़े हवाई जहाज हमें जरूरी है। लेकिन जहाज जो है वो जल्दी पहुंचा देता है, और ऐसे जो ये होते हैं इसमें इन्हें काफी समय, लंबा समय लग जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ वाटर द फील्ड। मेन ये कि अगर मान लीजिए किसी इलाके के अंदर पानी का डाइवर्जन कहीं और हो जाता है, या कोई इलाका जहाँ पे पानी, अगर हम इनलैंड वाटर वेव्स का इस्तेमाल करें वहां पर पानी कम हो जाता है, सूख जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। और दूसरा ऑफ कोर्स पुअर मेंटेनेंस, जैसे कि मान लीजिए कि इनलैंड वाटर वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कूड़े का जम जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसे साफ करो, ये सारी प्रॉब्लम है। अब इनलैंड वाटर वेव्स की बात करें तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कंपटीशन करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर अभी तक क्या कहते हैं, एक 14,000 कुछ किलोमीटर का नेविगेशन वाटर है। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ ट्रांसपोर्ट से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रिवर्स, कैनाल्स और बैकलैश वाटर जो होता है उसका इस्तेमाल इन चीजों के लिए करा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, कुछ ही किलोमीटर तक नेविगेशन हमारे पास अवेलेबल है। इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। आप देख सकते हैं 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटर वेव्स हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी 3 है इसमें, और यहाँ पे 5 बता रखे हैं, लेकिन मैंने 5 के 5 इसमें लिख दिए। कितने कितने किलोमीटर तक है, आप हिंदी वाले लोग हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब ये सी रूट्स है, वो इंग्लैंड तक ये सी रूट्स है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई सामान लेके जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, ये सारे सी रूट्स आप देख सकते हैं, सारे सी रूट्स है ना। तो सी रूट्स भी हमें जानना जरूरी है। तो सी रूट्स में अगर हम देखें तो भाई इसका ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, कनेक्ट लॉन्गर डिस्टेंस को कनेक्ट करता है। ऑफ कोर्स चीपेस्ट और सस्ता है। इसमें नेविगेशन हमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, हमें बस पता कर लेना होता है कितनी दूर पे कौन से जहाज चल रहे होते हैं ताकि उस जहाज की गति उस हिसाब से देखी जा सके, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर चैम्बर, अच्छी बात ये कि अगर मान लीजिए कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में कोई सामान लेके जाया जा रहा है और वो सामान ऐसा है कि अगर गर्म होगा तो खराब हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने शिपमेंट के अंदर ठंडा रखने के सिस्टम्स को भी काफी अच्छा बना रखा है। तो वो भी अब सामान जो है लॉन्ग डिस्टेंस में अगर जाता है तो वो खराब नहीं होता है, ये अच्छी बात है। कोस्टल शिपिंग का मतलब तटीय रेखा, जो तटीय रेखा होता है वहां पर शिपिंग पहुंचानी होती है, क्योंकि यहाँ के इलाकों में शिपिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ कोस्टल लाइन है कि सामान को छोड़ सकते हैं। तो कोस्टल शिफ्टिंग के लिए क्या होता है, इट इज कन्वीनियंट फॉर द कंट्री विद लॉन्ग डिस्टेंस लाइन। बताए जो जलमार्ग होता है ना, सिर्फ उसका इस्तेमाल वही कंट्री कर सकती है जिसकी कोस्टल लाइन काफी बड़ी होती है। भारत की कोस्टल लाइन कितनी बड़ी है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास 9 के अंदर आपने पहले ही पढ़ लिया था कोस्टल लाइन भारत की कितनी है। अब ये कोस्टल लाइन कन्वीनियंट है उन कंट्रियों के लिए जिनके लिए लॉन्ग कोस्टल लाइन हमें देखने को मिलती है, और हमारे इंडिया की काफी अच्छी है। इट कैन बी रिड्यूस द कंजक्शन ऑफ द लैंड रूट्स। ऑफ कोर्स सामान मुंबई से अगर यहाँ लेके जाना है तो ऑफ कोर्स हम क्या कहते हैं, काफी बड़ी मात्रा के अंदर मुंबई में सामान को पहुंचा सकते हैं जहाजों के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि ट्रैफिक को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है या कम कर सकता है ना, ये तो है ही, फायदा है ही। ओशन रूट्स का क्या होता है, ओशन रूट्स का भारत में लगभग क्या कहते हैं 7,517 किलोमीटर समुद्र तट की रेखा है, और उसकी वजह से हमारे पास 12 मेजर पोर्ट है और 180 माइनर पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 95% फॉरेन ट्रेड जो है उसमें से 70% ट्रेड जो है वो हम सी लेवल से दूसरी कंट्री से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक के लिए इतना ही था, है ना, ओशन में, और हमने आगे कहते हैं दोनों में देख लिया, महासागरों में और कोस्टल शिपिंग के अंदर फायदा देख लिया, है ना। तो ये सिर्फ हमारा वाटर वेव से रिलेटेड था। आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।